नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। भारतीय सेना का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर साधा था निशाना, सेना ने किया था नाकाम। सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो, पाकिस्तान के मिसाइल को हवा में कर दिया तबाह। पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति पर आज संसद की स्थायी समिति को जानकारी देंगे विदेश सचिव। वर्तमान विदेश नीति विकास पर होगी ब्रीफिंग। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में दिखी एकजुट। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जताया भरोसा। कहा, बिहार में सीएम पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं खाली। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के फिर निकले दावे खोखले। बेंगलुरु में बारिश की वजह से जगह जगह भरा लबालब पानी, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, जाम से बेहाल हुए लोग। रूस यूक्रेन संघर्ष रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज पुतिन और जेलेंस्की से करेंगे फोन पर बात। व्यापार पर भी होगी चर्चा। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का करारा जवाब दिखाया गया है। इस वीडियो में भारतीय सेना की ताकत और सटीकता का प्रदर्शन है, जहां दुश्मन की चौकियों को धराशाही कर दिया गया। सेना ने वीडियो के साथ संदेश दिया, हम धरती से आसमान की सुरक्षा करते हैं, जो पाकिस्तान को कड़ा संदेश देता है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। यह कार्रवाई पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ एक सख्त संदेश है, जहां उनकी हर साजिश को विफल कर दिया गया। ये वीडियो न केवल पाकिस्तान को चेतावनी है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। ये बात रक्षा मंत्रालय की ओर से कही गई है। ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य के साथ तीनों सेनाओं की संतुलित प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया। विभिन्न एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी ने 9 प्रमुख शिविरों की पुष्टि की, जिन्हें आखिरकार ऑपरेशन में निशाना बनाया गया था। भारत की जवाबी कार्रवाई सावधानी पूर्वक बनी योजना और खुफिया नेतृत्व वाले दृष्टिकोण पर आधारित थी। इसने सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन न्यूनतम अतिरिक्त क्षति के साथ संचालित हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य बल ने जमीन, हवा और समुद्र से कार्रवाई की। इस दौरान भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने आपसी तालमेल का उम्दा प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ सटीक हमले करने में अहम भूमिका निभाई। इसने नूर खान एयरबेस और रहीमयार खान एयरबेस जैसे लक्ष्यों पर बेहद असरदार हवाई ऑपरेशन किए। वायुसेना का मजबूत हवाई रक्षा वातावरण सीमा पार से जवाबी ड्रोन और यूएवी हमलों के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। साथ ही पिकोरा और डोएसे एके को एक लेयर्ड डिफेंस ग्रिड में प्रभावी ढंग से तैनात किया गया। इंटीग्रेटेड एयरफोर्स एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने एयर एसेट्स के रियल टाइम कोऑर्डिनेशन को सक्षम बनाया। इससे भारतीय सेना हवाई खतरों को कुशलतापूर्वक बेअसर कर सकी और पूरे संघर्ष के दौरान नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस को बनाए रख सकी। इसके साथ ही भारतीय सेना ने रक्षात्मक और आक्रामक दोनों भूमिकाओं में अपनी तैयारी और प्रभावशालिता का प्रदर्शन किया। सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने वायुसेना के साथ मिलकर काम किया, जिसमें कंधे से दागे जाने वाले
मैनपैड्स और एलएलडी गन से लेकर लंबी दूरी की सैम्स तक की गई तरह की प्रणालियां तैनात की गईं। ये इकाइयां पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और घूमते हुए हथियारों का मुकाबला करने में सहायक थी। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय सेना मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रही। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समुद्र में दबदबे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नौसेना ने मिग-29 के लड़ाकू जेट और प्रारंभिक हवाई चेतावनी हेलीकॉप्टरों से लैस अपने कैरियर बैटल ग्रुप को तैनात किया। इससे समुद्री क्षेत्र में खतरों की निरंतर निगरानी और वास्तविक समय पर पहचान सुनिश्चित की। सीबीजी ने एक पावरफुल एयर डिफेंस शील्ड बनाए रखी, जिसने खासकर मकरान तट से दुश्मन की हवाई घुसपैठ को नाकाम किया। नौसेना की उपस्थिति ने एक मजबूत व्यवस्था बनाई और अपने पश्चिमी समुद्र तट पर पाकिस्तानी हवाई हमलों को प्रभावी ढंग से रोका। नौसेना के पायलटों ने 24 घंटे उड़ानें भरी, जिससे इस क्षेत्र में भारत की तत्परता और रणनीतिक पहुंच का प्रदर्शन हुआ। नेवी के समुद्र पर नियंत्रण ने और खतरे के माहौल में एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया। और आइए एक बड़ा अपडेट आ रहा है। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा तगड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। 13 मई को मस्जिद कमेटी की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संभल जामा मस्जिद मामले में बड़ा अपडेट आया। हाईकोर्ट में मामले की पोषणीयता। संभल जामा मस्जिद मामले की बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को एक तगड़ा झटका लगा है। हम जानते हैं कि मामले में संभल मस्जिद कमेटी को यह झटका जो लगा है, इसी सिलसिले में माना जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और आइए लौटते हैं खबरों पर। बात कर रहे थे आतंकवाद की। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक पर भारतीय सैन्य बल का कड़ा रुख जारी है। डीकेपोरा इलाके में सैन्य अभियान के तहत आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय सेना की 34 RR SOG शोपियां CRPF 178 बटालियन ने संयुक्त अभियान चलाकर यह कार्रवाई की। कार्रवाई में 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 43 लाइव राउंड्स और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। इस मामले में शोपियां पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। और सीमा पर गोलीबारी के कारण 2 सप्ताह तक बंद रहने के बाद पुंछ और राजौरी में स्कूल फिर से खुल गए हैं। स्थिति स्थिर होने के साथ ही सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। सीमा पार से गोलीबारी के दौरान एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब जब स्थिति में सुधार हुआ है तो अधिकारियों ने कक्षाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन अभी भी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार बड़ा कूटनीतिक कदम उठाने जा रही है, ताकि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से सभी दलों की टीम बनाकर 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। प्रतिनिधिमंडलों को विदेश सचिव विक्रम मिस्री विदेश यात्रा पर जाने से पहले ब्रीफिंग देंगे। 7 प्रतिनिधिमंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। भारतीय डेलीगेशन की यह यात्रा 23 से 25 मई के बीच शुरू होने की संभावना है। शशि थरूर की अगुवाई वाला दल 23 मई से अपना विदेश दौरा शुरू करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेताना शुरू कर दिया है। IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें लागू की हैं। साथ ही भारत के साथ बढ़ते तनाव को आर्थिक सुधारों के लिए खतरा बताया है। IMF की एक ताज़ा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव यूं ही बना रहा या बिगड़ा तो पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। IMF रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी वैश्विक छवि को बेहतर बनाए रखना होगा।
इसके साथ ही पाकिस्तान से कड़े शब्दों में कहा गया है कि अगर आर्थिक सुधार चाहिए तो पारदर्शिता दिखानी होगी। IMF की ये रिपोर्ट 17 मई 2025 को जारी हुई है। भारत ने IMF से कहा था कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की सख्त निगरानी होनी चाहिए ताकि इन पैसों का दुरुपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए न हो। भारत ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान IMF से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने वाले गुटों को समर्थन देने में कर सकता है। हरियाणा में नूंह जिले से पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने आशंका जताई है कि पकड़े गए जासूस एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी पाए जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तो पकड़े गए ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है कि इसमें कितने आदमी शामिल हो, जो खिलाफ होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। और अब बात तिरंगा यात्रा की। भारतीय सेना के अद्भुत साहस और पराक्रम का अद्वितीय परिचय देने वाले ऑपरेशन सिंदूर की अविस्मरणीय सफलता और मां भारती के वीर जवानों के सम्मान में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। हाथों में तिरंगा थामे लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। NCC कैडेट समाज सेवियों ने तिरंगा यात्रा के जरिए भारत के वीर सपूतों के शौर्य को सलाम किया। ये तिरंगा रैली जोधपुर के जालौर गेट से शुरू होकर घंटाघर पहुंची। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की सीमा पर खड़े हर प्रहरी के पीछे 140 करोड़ देशवासियों की ताकत खड़ी है, पूरा समाज खड़ा है। जब सर्व समाज के आह्वान पर लोग अपने सारे भेद विभेद भुला करके सभी तरह की राजनीतिक दूरियों को पाट करके अपने सैनिकों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये देश के प्रदेश के लोगों का, जोधपुर के लोगों का जोश इस बात का परिचायक है कि देश की सेना ने निश्चित रूप से आम नागरिक के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है। देश के नेतृत्व को और देश की सेना को हृदयपूर्वक आभार, अभिनंदन। राजस्थान के झुंझुनू के मंडावा विधानसभा क्षेत्र में भी सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मंडावा विधायक रीटा चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो सीरियर समोड़ से शुरू होकर झुंझुनू के शहीद स्मारक तक पहुंची। इस मौके पर विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि हमारे देश की सेवा में कार्यरत देश की बेटियों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है, ये काबिल तारीफ है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की सराहना की। झुंझुनू जिला है वो सैनिकों का जिला है और यहाँ पर बेटों ने शहादत दी है, जिसको आप सब लोग जानते हैं। और ये बात भी छुपी नहीं है कि जिले की बेटियां भी आजकल सेना के अंदर है, जैसे मोहना सिंह है, पापड़ा की जो हमारी जो फाइटर पायलट है, सबसे पहली फाइटर पायलट हमारे देश की मोहना सिंह हमारे झुंझुनू जिले की है, सोफिया कुरैशी है, व्योमिका सिंह है। तो हमारी बेटियों को देश के प्रति लगाव पैदा हो और देश के लिए अपनी सेवाएं देने का जज्बा पैदा हो, ये शौर्य यात्रा उन लोगों को भी इन महान बेटियों के बारे में अवगत कराएगी। उधर अलीगढ़ में भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य को समर्पित शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने रामलीला मैदान से यात्रा को रवाना किया। इस यात्रा में सांसद, विधायकगण व अन्य गणमान्य लोगों के अलावा सामाजिक, व्यापारिक, छात्र व अन्य संगठन शामिल हुए। राष्ट्र प्रथम को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर में सैनिक और सेना के अधिकारियों की वीरता को नमन किया गया। निकल करके सड़कों पे आए, हजारों की संख्या में सड़कों पे निकल के आए, वो एक ही बात कर, हम सेना के साथ हैं, सेना के पराक्रम, सेना के सर पे वो अभिनंदन वंदन कर। इसी के साथ साथ यह तिरंगा यात्रा विभिन्न जगहों पे देश के कोने कोने पे निकल रही है। यह तिरंगा यात्रा समाज के प्रबुद्ध जन, सिटीजन फोरम उन यात्राओं को निकाल रहा है। हम लोग भी उसमें भाग ले रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर के इसमें भाग ले रहे हैं।
पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 किलोमीटर अंदर घुस करके सेना नहीं गई, भारत में बैठ कर गई। 200 से अधिक आतंकवादी 9 ठिकानों को और 200 से अधिक खुखार आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम किया गया। ये नया भारत। और बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम पोस्ट के लिए कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में मौजूदा सीएम नीतीश कुमार हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी की सोच वाली मजबूत एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार एक मजबूत एनडीए की सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। पूरा लोगों की सोच एक विकास की सोच, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद परिणामों के बाद एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पूरा विश्वास। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्पादन बढ़ाना हमारे सबसे बड़ा लक्ष्य है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से संबंधित एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए कृषि कल्याण विभाग द्वारा 6 सूत्री रणनीति बनाई गई है, जिसमें कृषि के हर पहलू पर ध्यान रखा गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपनी रणनीति बनाई है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। एक, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, बाकी सारी चीजें। और एक बहुत महत्वपूर्ण, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उस दिशा में सोचना। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल का उत्पादन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हुए हैं। हम यहां रुकना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने देश की जरूरत भी पूरी करेंगे और दुनिया के कई देशों की भी मदद करेंगे। इस साल का ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई एक रिकॉर्ड है, तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं। लेकिन हम यहां रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। सारे संस्थान जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाके एक दिशा में ले जाएं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आदि कैलाश ओम पर्वत भ्रमण के तहत रविवार को गुंजी पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने पारंपरिक ढंग से उनका स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीमा पर तैनात सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों से मुलाकात कर सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैनात हथियारों, उपकरणों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने दुर्गम परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए तैनात जवानों के अदम्य साहस और समर्पण की सराहना की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन से वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत गतिमान योजनाओं और प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी ली। प्रदेश में बेहतर व्यवस्था का दावा करती नजर आ रही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। राजधानी बेंगलुरु में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, गलियां पानी से लबालब हो गई हैं और निचले इलाके भी पानी से तरबतर हो गए हैं। शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है।
मौसम विभाग ने शहर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बेंगलुरु शहर में 105.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इससे पहले रविवार को भी बेंगलुरु में बारिश हुई। प्रमुख इलाकों में जलभराव देखा गया। कई घंटे की बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया था। सोमवार सुबह फिर बारिश ने शहर के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सिल्क बोर्ड, HRBR लेआउट और बोमनहल्ली इलाके पानी से लबालब भरे हुए हैं। वहीं शहरी इलाकों की भी अगर बात करें तो यहाँ भी भयंकर जाम की स्थिति बनी हुई है। वाहनों को निकलने में परेशानी हो रही है। कुछ निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहाँ तक कि घरों में भी पानी भरने के मामले सामने आ रहे हैं। जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 दिन उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इस पर DD न्यूज़ के संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव से बातचीत की। बैंगलोर और उसके आसपास, खासतौर से बैंगलोर और जो गोवा का जो पूरा बेल्ट है, वहाँ पे भीषण बारिश हो रही है। उस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव, सीनियर साइंटिस्ट IMD के, और बता रहे हैं कि किसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अखिल जी, पूरा का पूरा येलो या फिर ऑरेंज हो रखा है। थोड़ा बताइए कि इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है बैंगलोर और गोवा के आसपास? देखिए, यहाँ पर कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो लगातार हमें जो है बारिश जो है यहाँ पर मिल रही है। और हमारा अनुमान ये है कि अगले 5 से 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो पूरे जो हमारा वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर, उससे लगा हुआ जो दक्षिण प्रायद्वीप का क्षेत्र है वहाँ पर हो सकती है। मुख्य रूप से हम बात करें तो केरला, कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटका, नॉर्थ इंडिया कर्नाटक, साउथ इंडिया कर्नाटक में, आपका कोंकण में, गोवा में और उससे लगा हुआ मध्य महाराष्ट्र में वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज वार्निंग इशू की गई। वहीं अगर हम कल और परसों की बात करें 20 और 21 तारीख की, तो यहाँ पर जो हमारा कर्नाटक का क्षेत्र है यहाँ पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है, आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, और इसके लिए रेड वार्निंग भी इशू की गई है। कर्नाटक वार्निंग कब के लिए इशू की गई है? 20 और 21 तारीख के लिए, कल और परसों के लिए। कल और परसों के लिए कर्नाटका का जो पूरा इलाका है वहाँ पे रेड वार्निंग इशू है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी हम लोग थोड़ा सा वेदर चेंज देख पा रहे हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी थोड़ा सा बता रहे हैं कि WD है, अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी चल रहा है। थोड़ा सा बताइए जी। एक WD है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशंस भी हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में केंद्रित है और हरियाणा के पास में भी है। इसकी वजह से एक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो लगातार चल रही है। हमारा अनुमान यह है कि उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर अगले 1 से 2 दिनों में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है। हेलस्टॉर्म, अगर हम ये बताएं और बाकी जो इलाके हम देख पा रहे हैं, क्या एक एक्सपेक्ट कर रहे थे एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होने का अरेबियन सी पे, वो उसका क्या थोड़े डिटेल बता सकते हैं? जी, हमारा अनुमान अभी ये है कि जो 21 तारीख को ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और कर्नाटक के तटों के पास में एक अपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो फॉर्म हो सकता है 21 तारीख को, और इसी एरिया में इसके प्रभाव में एक निम्न दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर एरिया 22 तारीख को बन सकता है। हमारा अनुमान यह है कि थोड़ा सा और तीव्र होने की संभावना है और उत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना है। ये 4-5 दिनों में ये एक्सपेक्ट हो सकता है? देखिए, ये हम इसको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी का अनुमान यही है कि एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है। लो प्रेशर एरिया बन सकता है। डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव है जो बता रहे थे कि इस वक्त जो है सबसे अहम चीज है बैंगलोर, गोवा, उसके आसपास के तटीय जो इलाके हैं यहाँ पे भारी वर्षा। कल रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है IMD की तरफ से। सो सतर्क रहे, ध्यान से रहे। कैमरा पर्सन राधाकृष्ण के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। कर्नल सूफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान के चलते दर्ज हुई FIR के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 3 IPS अधिकारियों वाली एक SIT गठित कर रहा है। उनमें एक IG DGP रैंक का होना चाहिए। ये सभी मध्य प्रदेश से बाहर के होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये SIT हमें रिपोर्ट सौंपे, हम इस पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि विजय शाह की टिप्पणी विचारहीन और भद्दी है। शाह के वकील ने कहा कि वो माफ़ी मांग चुके हैं और अदालत के सामने दोबारा माफ़ी मांगने को तैयार हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, ये अवमानना का मामला नहीं है, हम इसे कानून के मुताबिक देखेंगे। मामला अदालत में आने की वजह से आप माफ़ी की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय शाह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और उनको अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। हमें यहाँ उनका वीडियो चलाना चाहिए। सशस्त्र बलों के लिए ये एक भावनात्मक समय है और आपको जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए।
मुंबई के नजदीक उतन में बाले शाह पीर दरगाह के पास की 1290 वर्ग मीटर के जमीन पर अवैध निर्माण को गिराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अतिक्रमण को गिराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।